देख रहे हैं पीओ भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तो आज हम बात करने वाले हैं पूर्णिया जिले की कसबा विधानसभा सीट की। ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने 2020 में यहां से चुनाव जीता था और 2025 में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कन्हैया कुमार से लेकर पप्पू यादव तक खूब मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी भी बिहार के 3-4 दौरे कर चुके हैं। ऐसे में जो कसबा विधानसभा सीट है इसको लेकर अलग तैयारी में जुटी होगी कांग्रेस। तो कांग्रेस की सीट को लेकर अभी मौजूदा तैयारी क्या है, यहाँ से एनडीए की तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या ये सीट लोजपा के पास जाएगी, हम के पास जाएगी, बीजेपी के पास जाएगी, किसके पास जाएगी, उम्मीदवारों की चर्चा कितनी हो रही है, किस किस नाम पर चर्चा हो रही है, सब कुछ आपको बताएंगे। प्रदीप झा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। सर मैं आपसे सबसे पहले यही सवाल लूंगी, ये सीट जो है कांग्रेस की उम्मीदों को पूरा करने वाली एक सीट है क्योंकि यहाँ से अच्छा परिणाम कांग्रेस को 2020 में मिला। मौजूदा हालात क्या है यहाँ के? नहीं देखिए, वहां मौजूदा हालत एक ही है अर्पिता की, वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी को कोई भी हरा सकता है तो बीजेपी हरा सकती है। इसके अलावे जैसा आपने कहा ना कि लोक जनशक्ति पार्टी दूसरे नंबर पर थी, सही है, आपने सही कहा, लोक जनशक्ति पार्टी दूसरे नंबर पर थी, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी का जो उम्मीदवार था वो भाजपा का था। ठीक है, अच्छा। वहां जितना भी वोट मिला था लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार दास को या दूसरा हम के उम्मीदवार को भी, जो राजेंद्र यादव शायद उनका नाम है, वहां जो लड़े थे वहां पिछली बार, हाँ राजेंद्र यादव ही है। ठीक है, वो राजेंद्र यादव, ये दोनों को जो वोट मिला था उसमें 90% वोट बीजेपी का वोट था। आप कहेंगे क्यों, मैं बताऊंगा आपको। देखिए मैंने जो उम्मीदवार प्रदीप दास की बात आप कर रही है ना, जो दूसरे नंबर पर आए पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में, वो लगातार 2 चुनाव उससे पहले भी हारे हैं। मतलब 2010 और 2015 के चुनाव में, 2010 के चुनाव में वो लगभग 4,500 वोट से हारे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में लगभग 1,800 वोट से हारे थे। अनुमान देखिए, आप मार्जिन देखिए, 4500 1,800 वोट से हारे थे और 2 बार पहले वो चुनाव जीत चुके हैं, 1995 में और 2005 में वो वहां के विधायक भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए कसबा विधानसभा सीट जो है, वो जो सामाजिक समीकरण है वहां का, जो डेमोग्राफी है, उसमें अगर लोजपा लड़ती है, और बशर्ते कि लोजपा का अपना उम्मीदवार हो, भाजपा का उम्मीदवार नहीं हो, या हम लड़ती है, तो उनका हार तो तय है, कोई संभावना नहीं, 1% भी मैदान नहीं दे सकता उन लोगों को चांस कि भाई वो लोग चुनाव जीत सकते हैं। वहां जो समीकरण है उसके आधार पे सवाल है मेरा सर कि आपने ठीक कहा कि यहाँ पे अगर कोई कांग्रेस को मुकाबला दे सकता है तो बीजेपी का उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में आएगा, तो दिलचस्प तस्वीर दिखेगी। यहाँ हम का उम्मीदवार होगा या लोजपा का उम्मीदवार होगा तो हार की तस्वीर अभी से दिखने लग गई है। प्रदीप जी, मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस इतनी मजबूत इस सीट पर कैसे है? 2020 में चुनाव जो कांग्रेस ने जीता, क्या आधार रहा? और 2025 में अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर पप्पू यादव का भी प्रभाव दिखेगा, कन्हैया का भी प्रभाव दिखेगा, तो अभी कितनी मजबूत है इस सीट पर कांग्रेस? देखिए, वहां पर कांग्रेस जो मोहम्मद अफाक आलम जो मजबूत है ना, वो वहां का स्थानीय समीकरण के कारण है अर्पिता। एक तो जनसांख्यिकी स्थिति जो है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो अफाक आलम को मिलता इसलिए है कि कसबा विधानसभा सीट में लगभग 30% के आसपास मुसलमान वोटर हैं, तो वो एक तरफा मिल जाता है उनको, अफाक आलम को। एक सबसे उसके बाद जो गैर मुसलमानों में जो बीजेपी विरोधी वोट बैंक है, ठीक है, उसका फायदा मिल जाता है उनको जब वो यूपीए से लड़ते हैं। यूपीए मतलब आरजेडी के समर्थन से जब लड़ते हैं वो, तो कुछ यादवों का भी वोट मिलता है, कुछ दलितों का भी वोट मिलता है, जिस कारण से अफाक आलम की जीत हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम जब 3 बार जो चुनाव जीते हैं अफाक आलम, इसमें तीनों बार के परिणाम को अगर हम निकाल कर विश्लेषण करते हैं जब अर्पिता, तो यह स्पष्ट दिखती है कि प्रदीप दास को हारने का कारण क्या रहा। चाहे प्रदीप दास बीजेपी के टिकट पर लड़े हो, चाहे प्रदीप दास लोजपा के टिकट पर लड़े हो, उनकी हार का जिम्मेवार जो है, मैं कहूं बागी रहा है, बागी उम्मीदवार। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, कई बार बीजेपी के भी
एक बार बागी उम्मीदवार थे, उसके बाद पिछली बार आपने देखा कि वहां से लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार प्रदीप दास 2 बार का बीजेपी का विधायक, 2 बार का रनर अप, और उसके बाद ये प्रचार कि लोजपा ही भाजपा है। ठीक है, मतलब तो ये इसका लाभ जो है प्रदीप दास को मिला था। और राजेंद्र यादव को देखिए, पिछले बार लगभग 22-23 हजार वोट पर वो अटक गए थे, 23,716 वोट था मात्र हम के कैंडिडेट को, लेकिन लोजपा के कैंडिडेट को जो है 60,000 वोट मिला था, 60,132 वोट। तो ये स्पष्ट है, आप केवल लोजपा और हम दोनों के वोट को जोड़ दीजिए, आप रिजल्ट देख लीजिए क्या होता है रिजल्ट पे। सर, यहाँ का जो समीकरण है उसके अनुसार उम्मीदवारों के चयन में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी थोड़ा सा अलग तरीके से खेल सकती है, और बीजेपी भी अगर किसी उम्मीदवार के नाम पर विचार कर रही होगी तो कुछ अलग दिमाग में लेकर इस बार चलेगी, क्योंकि 2020 वाली तस्वीर अब नहीं है। आरजेडी जो 2020 में बड़ी मजबूत दिखती थी, कांग्रेस उतनी ताकतवर नहीं दिखती थी। अभी हालात बदले, अभी आरजेडी की वो ताकत नजर नहीं आती है, लेकिन कांग्रेस पहले से काफी मजबूत नजर आ रही है इस चुनाव में। ऐसे हालात में आपको क्या लग रहा है, किन किन नामों पर यहाँ पर चर्चा है? क्या जो मौजूदा विधायक है उनको वापस से रिपीट कांग्रेस करेगी? क्या उन्हीं को टिकट दिया जा सकता है या फिर कुछ बदलाव होगा? और एनडीए की तरफ से फाइनल किसको टिकट दिया जा सकता है? कितने नाम अभी तक सामने आ चुके हैं? अर्पिता देखिए, मोहम्मद आफाक आलम वो विधायक है जो जिसे 2010 में जब नीतीश कुमार का लहर चल रहा था, ठीक है, मतलब सुशासन के रथ पर नीतीश कुमार सवार थे और पूरा राजद कांग्रेस सबका सफाया हो गया था, कांग्रेस के मात्र 4 एमएलए जीत कर आए थे, उसमें एक आफाक आलम थे। आप अनुमान लगाइए कि आफाक आलम की दावेदारी कितनी मजबूत है। ठीक है, इसीलिए मेरा मानना ऐसा है कि आफाक आलम का महागठबंधन में टिकट लगभग पक्का होगा, निश्चित है। दूसरा, अगर एनडीए जीत के लिए लड़ेगी, अगर ठीक है जीत केवल लड़ने के लिए लड़ेगी, तब तो किसी को दे दे सीट, लोजपा को दे दो, माने जदयू को दे दो, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा ताल ठोक रहे हैं। अरे बीजेपी के अगर जो भी वोट मिलना है बीजेपी के बल पे मिलना है। और जानती है, मैंने देखा है पिछले विधानसभा चुनाव में कई विधानसभा सीटों पर जब बीजेपी के समर्थकों के मन मुताबिक उम्मीदवार नहीं रहे, तब बीजेपी का वोटर जो है वोट डालने नहीं आता है। करेक्ट। अब बीजेपी का वोटर चाहता क्या है कि जहां बीजेपी का वोटर है कि उम्मीदवार बीजेपी का हो। कारण क्या है उसका समझिए कि कई बार ऐसा देखा कि बीजेपी के वोटर ने बीजेपी के वोट से हम के उम्मीदवार को जितवा दिया, लोजपा के उम्मीदवार को जितवा दिया, जनता दल के उम्मीदवार को जितवा दिया, और ये लोग जीत कर जो जाते हैं जब, तो बीजेपी को गाली देना शुरू करते हैं। मतलब जिनके वोट से जीत कर आते हैं उन्हीं को गाली देते हैं ये लोग, उसी के फैसले के खिलाफ जाते हैं, वोट राजनीति करते हैं। तो इसीलिए आप देखिए 2015 के बाद का जितना भी विधानसभा चुनाव है वहां पर बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट होता है, बीजेपी के वोटर जितना अग्रेसिव बीजेपी के उम्मीदवार के लिए होते हैं, उतना ज्यादा अग्रेसिव कभी भी बीजेपी के सहयोगियों के लिए नहीं होते, आप जदयू के भी उम्मीदवार के लिए नहीं होते। बिल्कुल, इस सतही जमीनी हकीकत आप बता रहे हैं कि जब बीजेपी का अपना उम्मीदवार होता है तो कार्यकर्ता एक अलग जोश खरोश के साथ उतरते। दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी भी किसको टिकट दे रही है, मनपसंद उम्मीदवार बीजेपी कार्यकर्ताओं के हिसाब से ला रही है, नहीं ला रही है। कहीं ऐसा कोई उम्मीदवार जो सीधे पैराशूट से लैंड किया हो उसको बिल्कुल नकार देते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, और कई बार इस वजह से बीजेपी को हार भी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए हमें लगता है आपने ठीक कहा जी। एक बात मैं केवल जोड़ना चाहूंगा, देखिए अर्पिता, बीजेपी कस्बा से जिसको भी लड़ा है, ठीक है, वो 2 में से किसी एक जाति से होगा तो निश्चित रूप से वो आफाक आलम को हरा सकता है, अन्यथा और तीसरा किसी भी स्थिति में आफाक आलम को हराना असंभव है। या तो गैर भाजपाई उम्मीदवार होगा विरोध में, तब भी हार जाएगी, तब भी आफाक आलम जीतेंगे, और बीजेपी भी कोई नया प्रयोग करने जाएगी तब भी हार जाएगी। वहां 2 ही वर्ग के उम्मीदवार रहेंगे बीजेपी के, या तो कुशवाहा जाति से या फिर बनिया समाज से, वैश्य वर्ग से। और अगर इन 2 समाज में से रहा और कोई बागी नहीं रहा बीजेपी का, तो निश्चित रूप से आफाक आलम को हराया जा सकता है।
अदरवाइज अफाक आलम की सीट गारंटेड सीट है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सीट पर आपने तमाम समीकरण बताए हैं। अफाक आलम काफी मजबूत है इस सीट से, और उनका जो अपना वर्चस्व रहा है इस सीट पर, उसकी वजह से शायद उनका टिकट नहीं कटेगा, क्योंकि एक जिताऊ उम्मीदवार है, बड़े मजबूत उम्मीदवार है कांग्रेस के लिए। ऐसे में कांग्रेस उन्हीं को टिकट देगी, लगभग अभी ये फाइनल माना जा रहा है। और एनडीए को अगर वो सीट जीतनी है तो वो सीट बीजेपी को अपने पास रखनी चाहिए और चुनावी उम्मीदवार का सही करना चाहिए। प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास सीट पर चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।